Hello guys. In the last lecture we talked about vector product or cross product, which is also called as cross product. In this lecture we will solve few examples depending upon the cross product so as to understand the concept of cross products in a deeper way. So I'll just remind you what in the cross product what we have learned. In the cross product we have learned that if a bar cross b bar is there, so this is called as cross product, जिसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है ए बी साइन थीटा से. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है. तो डायरेक्शन कैसे दी जाती है? उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय थंब रूल, यानी द ए बार क्रॉस बी बार, इसकी डायरेक्शन होती है एन कैप, वेयर एन कैप इज ए बार को भी परपेंडिकुलर होता है एंड एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी बार. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या होता है कि ए कैप एंड बी कैप को ये दोनों परपेंडिकुलर, बेसिकली एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी बार का, ए बार एंड बी बार का प्लेन, यानी जिस प्लेन में भी ए बार एंड बी बार है उनको परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. तो ये हमने देखा. उसके बाद हमने देखा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए इफ यू रिमेंबर हमने एक पैटर्न तैयार किया था कि आई जे के. सो आई जे के पैटर्न में होता क्या है कि आई क्रॉस जे, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे. सो ये इस पैटर्न में आता है. अगर अपोजिट पैटर्न में जाता है तो वी मेक इट माइनस. ठीक है ना. निगेटिव करते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस जे बार है. ठीक है ना. आई क्रॉस जे है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? के. लेकिन जे क्रॉस आई है तो मुझे उसको क्या लिखना पड़ता है? माइनस के. So this is how it is done. So in this lecture we are going to talk about few of the examples depending upon the cross product so as to understand the concept of cross product very proper. So अगर a bar cross b bar is equal to c bar दिया है तो which of the following statement is wrong? पहला है c bar is perpendicular to a bar. दूसरा है c bar is perpendicular to b bar. तीसरा है c bar is perpendicular to a bar plus b bar. एंड चौथा है c bar is perpendicular to a bar cross b bar. तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों को परपेंडिकुलर हो जाता है. तो बेसिकली एन कैप क्या होता है? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. तो मैंने आपको एडिशन के वक्त भी बताया था, डॉट प्रोडक्ट के वक्त भी बताया था कि जब कभी भी हम ए बार एंड बी बार के बारे में बात करते हैं और उसके रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं तो ए बार और बी बार का रिजल्टेंट यानी ए बार प्लस बी बार, ये जो इनका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट भी कहाँ होता है? ए बार और बी बार के प्लेन में ही होता है. अगर ऐसे है तो ऑब्वियसली ए बार बी बार इन दोनों के प्लेन, अगर ये ए बार को परपेंडिकुलर बी बार को परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली इन दोनों के रिजल्टेंट को भी परपेंडिकुलर होगा. तो ये भी सही है. तो गलत स्टेटमेंट ये है. बेसिकली सी बार इज इटसेल्फ इज ए बार क्रॉस बी बार. सो ये परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता. सो ये स्टेटमेंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. ठीक है. चलो और एक एग्जांपल करते हैं. उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ. जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है तो लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हमने मोमेंटम पढ़ा है. मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी. तो इसमें p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार अब लिख सकते हैं बिकॉज नाउ यू आर फेमिलियर विथ द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर. सो p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, v इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार. ठीक है. तो अब होता ये है कि p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार. ये हो गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय l बार एंड l बार इज इक्वल टू r बार क्रॉस p बार. एंगुलर मोमेंटम. ठीक है ना. ये क्या होती है, कैसे होती है, बाद में आएगा. अभी के लिए याद रखो कि जो चीज़ें स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उनके लिए सारे लीनियर पैरामीटर्स होते हैं और जो चीज़ें गोल घूम रही है उनके लिए एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं. जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है. लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम. अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आपको. ठीक है. सो एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. ये वाला फॉर्मूला मेरे पास है. ठीक है. नाउ ये फॉर्मूला पे डिपेंडेंट हम एक क्वेश्चन करेंगे. तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इफ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, जिसकी वेलोसिटी v है, कांस्टेंट वेलोसिटी v,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन अगर ये है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। सो ये वी बार की डायरेक्शन है अगर ये एक्स की डायरेक्शन है तो, ठीक है ना। तो ये वी बार की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। इफ द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट एनी टाइम t विल बी, अब एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोला है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और आपको दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट एक्स को पैरेलल जा रहा है, तो कंसिडर करके चलते कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल जा रहा है, तो किस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। सो उसकी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस आर होता है। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो वो गोल घूमता है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट गोल घूमता है। अगर उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट विद द डिस्टेंस, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा है कि ये वाला अगर आर है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस सपोज हमने कंसिडर किया एक्स, कंसिडर एक्स नहीं, चलो जेड भी नहीं, पी कंसिडर कर लो, ये वाला पी भी कंसिडर नहीं कर सकते, इससे सारे वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, वेरिएबल्स हैं, इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। सो पी क्यू आर एस टी एस कंसिडर कर लो, ये वाला जो डिस्टेंस है वो एस डिस्टेंस है। तो हमें पूछा गया है कि इसका, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग वाई एक्सिस बोला है उन लोगों ने, टू बी प्रिसाइज अलोंग द वाई एक्सिस यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब ये वाला सॉरी अबाउट ओरिजिन बोला है, अगर अबाउट ओरिजिन बोला है तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, ठीक है ना। तो अबाउट ओरिजिन अगर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मुझे एग्जैक्टली ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी का मुझे क्या चाहिए, सॉरी इस पार्टिकल का मुझे क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मोमेंटम, ठीक है ना, इस मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर वी बार इस डायरेक्शन में है तो एम वी बार भी इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका, यानी वेलोसिटी का। तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम सपोज कहेंगे बी कह लो, इस डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेक्टर, इस वेक्टर, थोड़ा ये समझने में दिक्कत होगी, ठीक से समझ लेना, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेक्टर, इस वेक्टर से। सो ये वाला अगर मैंने एक्सटेंड कर लिया तो ये वाला मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाता है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अगर अबाउट ओरिजिन ये वाला डिस्टेंस मिल जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एल बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस एम इंटू वी बार, ठीक है, बी बार क्रॉस एम इंटू वी बार, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बार क्रॉस एम इंटू वी बार। अब ठीक से देखो, ये जो बी बार है, ठीक है ना, ये जो बी बार है और ये एम वी बार है, इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है इन दोनों में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एम वी बी साइन 90, ठीक से देखो, एम वी बी साइन 90 इंटू एन कैप, ये एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। सो एम वी बी साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है। सो एम वी बी और एन कैप, अब मेरा क्या है, बी बार, ठीक है ना, ये जो बी बार है, बी बार, ठीक है, इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बी बार क्रॉस एम वी बार बोला है, ठीक है। सो बी बार क्रॉस एम वी बार, तो सबसे पहले क्या मैं करूँगा, आई विल जस्ट पुट इट इनटू दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, बी बार, और उसको कर्ल करना है मुझे दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, आई हैव टू कर्ल इट इन दिस डायरेक्शन एंड देन कर्ल, ठीक है ना। वी बार की डायरेक्शन में मुझे ऐसे कर्ल करना पड़ता है, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो नीचे, यानी माइनस के बार। सो माइनस के कैप कर सकता हूँ, सो माइनस
एम वी पी के कैप, ये हो गई बेसिकली एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम बन जाती है। सो थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट इनिशियली थोड़ा सा हार्ड लगता है, सो स्लोली एग्जांपल्स करने हैं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज एक पार्टिकल दिया हुआ है जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है। ठीक से देखना, एक पार्टिकल दिया हुआ है जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम जो दिया है वो लीनियर मोमेंटम पार्ट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल एट एनी टाइम टी, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल एट एनी टाइम टी, वो दिया हुआ है उसके एक्स और वाई के कंपोनेंट के फॉर्मेट में, यानी पी एक्स दिया हुआ है, सो पी एक्स इज इक्वल टू 2 cos t, 2 cos t दिया हुआ है, एंड पी वाई इज इक्वल टू 2 sin t दिया हुआ है। सो बेसिकली आपको x एंड y कंपोनेंट दिए हैं। सो टोटल मोमेंटम कितना बनेगा? टोटल मोमेंटम p बार इज इक्वल टू एक्चुअली पी एक्स इंटू आई, ठीक है ना, पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप बनेगा। सो टोटल मोमेंटम आपका कितना बनेगा? 2 cos t i प्लस 2 sin t j। तो ये लीनियर मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, उस पार्टिकल का दिया हुआ है। अब ये जो लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, मुझे क्या पूछा है कि इफ दिस इज द लीनियर मोमेंटम देन द फोर्स जो होता है, फोर्स, द एंगल बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स, इन दोनों के बीच का, लीनियर मोमेंटम और फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। सो मैं आपको टोटल एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ, सो ट्राई इट आउट। A particle moves in xy plane under the action of force F bar such that the value of its linear momentum P bar at any time t is Px is equal to 2 cos t, Py is equal to 2 sin t. The angle theta between the F bar and P bar at any given time t will be, ये पूछा है, ठीक है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कैसे मिल सकता है हम लोगों को। फाइन, तो एकदम सिंपल सी बात है, ट्राई करके देखते हैं। नाउ द थिंग इज, मुझे पता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, न्यूटन का सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इसको लिखा जा सकता है dp बार डिवाइडेड बाय dt। ये अभी के लिए याद रखो, इफ यू हैव क्लियर्ड योर कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स तो ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे द मोमेंटम इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो फंक्शन ऑफ टाइम इसका मतलब वो कंटिन्यूस फंक्शन, टाइम के साथ कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूस टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। सो यहाँ पे जब मैं लिखना शुरू कर देता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ता है कि एफ बार इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। बेसिकली आपने 9th में पढ़ा होगा, एफ बार इज इक्वल, बेसिकली एफ इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन टी, ये आपने वहां पे पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में जब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। लेकिन जब हमने वो पढ़ा था तब हमें ये P2 माइनस P1 जो था कि भाई मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद मैंने इमीडिएटली वो फोर्स निकाल दिया, तो पहले P1 मोमेंटम था, उसके बाद P2 मोमेंटम होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 मोमेंटम नहीं, कंटिन्यूस टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूस टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ता है, कंटिन्यूस चेंज के लिए, ठीक है ना, ये डिस्क्रीट चेंज है, कंटिन्यूस चेंज के लिए मुझे डेरिवेटिव्स यूज करना पड़ता है। याद रखना, कहीं पे लिख लो, कंटिन्यूस चेंजेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मुझे डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ तो मुझे dp बाई dt मिल जाता है। सो इसका मतलब d बाई dt ऑफ 2 cos t i प्लस 2 sin टी जे, ठीक है, ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं इसका सेपरेट और इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज ये प्लस में है, ठीक है ना, एडिशन में है, तो इनका सेपरेटली निकाल सकता हूँ मैं। सो डी बाई डी टी ऑफ 2 cos t, सो 2 cos t का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, सो माइनस साइन टी, आई को आई वैसे रहेगा, वो टच नहीं करता है आई को, प्लस 2 साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos t, सो इंटू cos t j, ये f बार मिला मुझे, ये
एफ बार मिला। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एफ बार डॉट पी बार, ठीक है, एफ बार डॉट पी बार। अब एफ बार डॉट पी बार अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये मेरा पी बार है, ठीक से देख लो, ये मेरा एफ बार है, ठीक से देख लो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि डॉट प्रोडक्ट में आई के मल्टीप्लाई होते हैं, जे के मल्टीप्लाई होते हैं, एक्चुअली ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है, सो ये अंदर आ गया, सो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट आउट, ठीक है ना। सो आई का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, कॉस आई, ठीक है ना, और साइन टी ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4 साइन टी साइन टी इंटू कॉस टी, और ये आएगा माइनस, ये वाला माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, आई का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद प्लस जे का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 साइन टी कॉस टी, दोनों कट गए, सो आंसर क्या आया 0। एफ बार डॉट पी बार इज इक्वल टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म, आंसर हो गया। समझ में आई बात, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ग्रेट, और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। चलो कंसिडर करके चलो कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। और ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये A बार वेक्टर है और ये B बार वेक्टर है, तो एडजेसेंट साइड B बार वेक्टर से दिखाई जा रही है। अब अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, तो मैं यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये सपोज मैंने D नाम दे दिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD OABC, ठीक है ना, OABC ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया कितना मिलेगा मुझे, इसका एरिया इज इक्वल टू OB मल्टीप्लाइड बाय CD, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये आपको पता है, ये आपने 10th में किया हुआ है। यहाँ पे मुझे ये बताना है कि अब यहाँ पे अगर ये वाला एंगल थीटा है तो वे ये वाला भी एंगल थीटा बन जाता है, अगर ये वाला A बार है, चलो ये वाला A बार है तो ये वाला भी A बार बन जाता है, सही है। सो थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसमें, यहाँ पे इसको A बार कर देता हूँ और इसको B बार कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा B बार, इसको भी A कर देता हूँ, इसको B कर देता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा कुछ नहीं, नोटेशन में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। सो ये A बार है और ये B बार, यहाँ पे ये भी B बार बन जाता है, तो ये CD क्या बन जाता है, तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ADC, सो ADC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC CD डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू साइन थीटा, सो CD इज इक्वल टू AC माने B बार, सो B बार या फिर B साइन थीटा, बस ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना, CD इज इक्वल टू B साइन थीटा। यानी इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये OA है, हाँ ये OA है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC इज इक्वल टू OA यानी A बार, सो A, ठीक है ना, एंड CD मल्टीप्लाइड बाय CD मीन्स B साइन थीटा, सो B साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ A बार क्रॉस B बार। यानी कोई भी एक पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनके बीच में एंगल थीटा है, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। ये याद रखना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इफ दे आर रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर्स, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स अगर ये वेक्टर्स हैं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है A बार क्रॉस B बार, मुझे क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ रही है बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये पता चलती है मुझे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is a cross product of adjacent sides if they are represented by as a vector, then area is a vector product। इसका मतलब area is a vector quantity। क्या सही है, क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है,
इसके बारे में आप ढूंढ लो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट, अगर कहीं मिलता है आपको तो फाइंड इट आउट। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और आगे जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट पुट देम। थैंक यू।